हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। माय नेम इज सी एस गुप्ता। आप देख रहे हैं एजी टेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आई टी एफ फोर वेबसाइट पर मतलब कि इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन पर एक्टिव हो चुकी है। आप इसे अब भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि आई टी एफ फोर कैसे भरी जाएगी, पिछले साल की कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। कौन से असेसमेंट ईयर के लिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं? असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कौन सा फॉर्म भरना है फ्रेंड्स? हमने आई टी आर फोर। आई टी आर फोर हम चाहे तो ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऑनलाइन भर के देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर मुझे रिफंड चाहिए, तो मैंने कंटिन्यू किया, आई एग्री पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। फिर से ये हमारा फ्रेंड्स आई टी एफ फोर सुगम के नाम से हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हमें इसे फाइल करना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। जनरल इंफॉर्मेशन में ऊपर वाले पार्ट में तो हमारा नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये आ जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स फाइलिंग स्टेटस। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारा, ये देखना पड़ेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब करते हो, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या पेंशनर या अदर्स या नॉट एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, अब मैं कहीं जॉब नहीं करता, मेरी बिजनेस है, केवल बिजनेस इनकम दिखानी है, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर दिया। किस सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है हमने। अगर आप 30 नवंबर से पहले फाइल कर रहे हो तो 139(1), 30 नवंबर के बाद 139(4। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर चुके हो और उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? 139(5). और मान लीजिए आपका टाइम बिल्कुल ही जा चुका है और आपने सीआईटी से आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की अप्रूवल ले लिया है, तो 119(2)(b) में भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम 5 जून 2020 को अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31/3/20 के लिए, तो हम 139(1) सिलेक्ट करेंगे। फिर ये पूछता है फ्रेंड्स कि क्या आप रिटर्न अंडर द सेवंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) में फाइल करते हो। सेवंथ प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) क्या कहता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से भी कम क्यों ना हो, मतलब कि आपकी टैक्सेबल लिमिट से भी कम क्यों ना हो आपकी इनकम, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आप इन 3 कंडीशन में फॉल करते हो। कौन कौन सी 3 कंडीशन? नंबर 1, अगर आप अपने करंट अकाउंट में 2 करोड़ रुपए से, सॉरी, 1 करोड़ रुपए से ऊपर जमा करवाते हो किसी भी तरह से आए हुए अकाउंट्स में, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या फिर आपने फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा किया हो तो आपको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख रुपए से ऊपर की है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है, बेशक आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरी तो इनकम टैक्सेबल लिमिट से अबव है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया। अगर हम यस सिलेक्ट कर देते तो हमें ये 3 ऑप्शन भी भरने पड़ते। ये फ्रेंड्स इन्होंने असेसमेंट ईयर 2021 में इंसर्ट किया, पिछले साल तक नहीं था। अगर आप रिवाइड इफेक्टिव करते हो तो आपको ये ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर की डिटेल भी देनी होगी। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम इनकम डिटेल पे। सबसे पहली हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक बार इसे भूल जाऊं। उसके बाद है सैलरी की डिटेल, अगर आपकी सैलरी से इनकम है तो वो भरोगे आप इसके अंदर। उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, मान लीजिए फ्रेंड्स मेरे को पूरे साल का रेंट रिसीव होता है 60,000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे वो 60,000 रुपये रेंट भर दिया। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, अगर मैंने म्यूनसिपल कमेटी को कोई टैक्स पे किया है तो वो मैंने मेंशन कर दिया। ये 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अब मैंने इस घर को बनाने के लिए ना लोन भी ले रखा था, उसमें मैंने इंटरेस्ट भी दिया 15,000 रुपये साल का। तो ये मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी रहेगी? 26,300। फिर आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट या एफडी का इंटरेस्ट, या आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला था उस पर कोई इंटरेस्ट मिला हो, फैमिली पेंशन या फिर कोई और इनकम। तो मान लीजिए मेरी कोई और इनकम है, ठीक है, मैंने इंटरेस्ट लिया ऑन लोन एडवांस,
मैंने किसी को लोन दे रखा था, उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट मिला हो मान लो, ठीक है, तो मैंने 15,000 रुपये वो इंटरेस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे ऊपर था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको देखते हैं। इसकी डिटेल फ्रेंड्स आप कहाँ भर सकते हो, बीपी वाली सीट में, जो ये बीपी का टैब दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का नाम मेंशन करना है। मान लीजिए मेरी फर्म का नाम है आशीष गुप्ता एंड कंपनी, ठीक है। और फिर आपको बिजनेस कोड सिलेक्ट करना है कि किस बिजनेस के अंडर आप आते हो। मान लीजिए मेरा काम है रिटेल गुड्स का, रिटेल की सेल करता हूं मैं, करियाना गुड्स का काम है, तो इसके अंदर रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स में सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। 9028 कोड है, वो मैंने डाल दी। अब मेरी टर्नओवर कितनी थी, अकाउंट पे चेक से या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से या क्लियरिंग सिस्टम से मेरे अकाउंट में जो अमाउंट आई वो अलग बतानी है। अगर कैश मोड में आई हो तो वो मुझे अलग बतानी है। मेरी टोटली सेल फ्रेंड्स मान लीजिए कैश सिस्टम में थी 15 लाख। जो ये 15 लाख रुपए की सेल है, इसके ऊपर 8% का प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी होता है, और जो हमारे बैंक अकाउंट में सेल आई है उस पे 6% का प्रॉफिट दिखाना कंपलसरी होता है। तो 15 अट्ठा 1,20,000 रुपए, लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ ज्यादा इनकम। मान लीजिए मेरी इनकम हुई है 2,40,000, मैंने 8% से ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हो, 8% से कम नहीं, ठीक है। फिर 44 एडीए में मान लीजिए आप कोई डॉक्टर हो, सीए हो, लॉयर हो, ठीक है, मतलब कि किसी प्रोफेशन से इनकम आ रही है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दोगे। जो ग्रोस रिसिप्ट होगी उसकी 50% आपको इनकम दिखानी मैंडेटरी होती है। मान लीजिए ग्रोस रिसिप्ट मेरी 10 लाख की है ड्यूरिंग द ईयर, तो 5 लाख का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करना जरूरी है, अदरवाइज मुझे अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे है इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरीज अंडर सेक्शन 44 ए, मतलब कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टर के केस में आपको 44 ए के अंदर इनकम दिखानी होती है। तो आप अपना नेम ऑफ बिजनेस दिखा दोगे, बिजनेस कोड डाल दोगे, फिर उन व्हीकल की डिटेल कि उसका व्हीकल नंबर क्या है, क्या वो मेरा खुद का है या मैंने लीज पे ले रखा है, उसकी टनेज कैपेसिटी कितनी है, कितने महीने मैंने वो चलाया है, ठीक है। और जो इनकम दिखानी फ्रेंड्स जरूरी है वो ये दिखानी जरूरी है 1,000 पर टन पर मंथ, 1,000 पर टन पर मंथ। अगर टनेज कैपेसिटी उस गुड्स उस व्हीकल की टनेज कैपेसिटी 12 मैट्रिक टन से ज्यादा की, अगर 12 मैट्रिक टन से कम है तो आप 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सीधा सीधा इनकम दिखा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट की डिटेल देना में यहाँ पे मैंडेटरी है। तो इसके अंदर 4 फिगर्स भरना मैंडेटरी होती हैं, संडे क्रेडिटर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश इन हैंड। बाकी डिटेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो भर दीजिए, अदरवाइज ये 4 चीजें तो आपको भरनी पड़ेगी। कौन कौन सी, संडे क्रेडिटर, डेटर्स, कैश इन हैंड और स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे भर दिया। मान लीजिए मेरे 1,40,000 के क्रेडिटर थे, ठीक है, 5,80,000 का स्टॉक था और 90,000 रुपए के इन डेटर्स थे, और कैश इन हैंड मेरे पास 11,044 रुपए का था, ठीक है। ये 4 चीजें भरनी मैंडेटरी थी, मैंने इसे भर दी। उसके बाद मैं जब दोबारा इनकम डिटेल में आऊंगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से अपने आप डिटेल उठा ली 2,40,000 रुपए, ठीक है। अब चलते हैं। अब फ्रेंड्स हमें डिक्लेरेशन देनी है हमारी 80C की डिडक्शन की, 80D की डिडक्शन की, जो हम कहते हैं ना LIC की डिडक्शन लेनी है जी, बच्चों की फीस की डिडक्शन मिलेगी वो वाली। फ्रेंड्स मान लीजिए मेरी 80C में डिडक्शन है, कितनी ले सकते हैं फ्रेंड्स 80C में मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 रुपए। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट करी 1,20,000 रुपए। और फ्रेंड्स आप ये जानते होंगे कि जो 80C इस बार जो डिडक्शंस वगैरह हमें मिलेगी वो ये कहा गया था क्योंकि कोविड की वजह से कि अगर आप 30 जून 2020 तक भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी भी डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी 31/3/20 की ITR के लिए। तो इसमें इन्होंने स्पेशली पूछा भी है कि क्या जो आपने यहाँ पे ये अमाउंट मेंशन करी है 1,20,000 रुपए, इसमें ऐसी कोई ऐसी अमाउंट भी है जो कि आपने डिपॉजिट्स कराए थे 1/4/20 से 30 जून 2020 के बीच में। मैंने कहा हाँ जी है, ठीक है तो कहते हैं कि अगर है ना तो आपको शेड्यूल DI भी भरना पड़ेगा। मैं बोला कोई नहीं, इसी बार इंसर्ट किया फ्रेंड्स इन्होंने ये शेड्यूल DI भी। तो इन्होंने मैंने यहाँ पे शेड्यूल DI भरना है,
मैंने टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करी है, 1,20। उसमें से 30,000 रुपये ऐसी थी जो 1/4/20 से 30 जून 2020 के बीच में करी है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है सर, आगे समझ, आगे बताइए। लो फ्रेंड्स, आगे बता देता हूँ। फिर मान लीजिए मेरा कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, उसकी डिटेल देनी है मुझे 80D में। फ्रेंड्स पिछले साल तक तो आप यहाँ पे खुद अमाउंट मेंशन कर सकते थे, लेकिन इस बार तो आपको 80D के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, चले जाते हैं। शेड्यूल 80D बनाया है इन्होंने, इसमें चले जाते हैं। इसमें इन्होंने पूछा कि पहले तो आप अपनी बात करो, आप अपनी, अपनी वाइफ और अपने बच्चों की, और फिर आप अपने पेरेंट्स की बात करना। कहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स क्या कोई सीनियर सिटीजन है? मैंने कहा नहीं। अच्छा ये बताओ कितना प्रीमियम दिया? मैंने कहा 15,000 रुपये प्रीमियम दिया। ठीक है। फिर कहते हैं कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है? मैं बोला हाँ जी है। तो उनके लिए कितना प्रीमियम दिया? मैंने कहा उनके लिए 25,000 रुपये का प्रीमियम दिया, प्लस उनकी दवाइयों पे भी खर्चा किया था सर मैंने 10,000 रुपये, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे को 50,000 रुपये की डिडक्शन टोटल अलाउड होगी 80D के अंदर। ये मैं अब इनकम डिटेल में जाता हूँ, तो इन्होंने मुझे 80D में यहाँ पे 50,000 रुपये की डिडक्शन अलाउड कर दी। ठीक है, इसी तरह फ्रेंड्स आप बाकी डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस केस में मेरा कोई टैक्स इन्होंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरी इनकम, टोटल इनकम कितनी रहेगी नेट? 1,11,300 रुपये। ठीक है जी, बीपी मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाओ फ्रेंड्स टैक्स डिटेल के ऊपर। टैक्स डिटेल में क्या क्या ऑप्शन दिए इन्होंने कि अगर आपका कोई सैलरी पे टीडीएस कटा हो, या फिर अदर देन सैलरी कोई आपका टीडीएस कटा हो, या फिर आपका टीडीएस एज पर फॉर्म 16C में कटा हो, या फिर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया हो, या फिर आपने कोई टैक्स की पेमेंट खुद करी हो। टैक्स की पेमेंट खुद करने के केस में तो फ्रेंड्स आपको ये खुद भरना पड़ेगा, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, टैक्स पेड। लेकिन ऊपर वाली डिटेल ये ऑटोमेटिकली आपकी 26AS से ले ले। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन की किसी की तरह की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपको एक ये शेड्यूल 80G भी है। शेड्यूल 80G में अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आ जाएगी और उसकी पार्टिकुलर डिडक्शन मिल जाएगी। फिर ये टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन की डिटेल डालनी है फ्रेंड्स। और फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ये ध्यान से सुनना। पिछले साल तक क्या था कि अगर हमने रिटर्न सबमिट कर दी और बेशक हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हम ई वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, हम साइन करके बेंगलोर भेजना चाहते हैं, तो पिछले साल के एक्नॉलेजमेंट में फ्रेंड्स आप देखते थे कि ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आ जाती थी कि ग्रोस टोटल इनकम इतनी है, फलाना इतनी है, टिकड़ा इतनी है, टैक्स इतना बना, रिफंड इतना बना, और आप उसे इजीली क्लाइंट को दे भी देते थे। लेकिन फ्रेंड्स इस साल क्या किया इन्होंने कि जब आप इसे ई वेरीफाई अगर नहीं करते हो तो केवल और केवल एक एक्नॉलेजमेंट देगा, उसके अंदर ये डिटेल नहीं आती ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है, टैक्स इतना है। ठीक है, जब आप उसे ई वेरीफाई कर दोगे या फिर साइन करके बेंगलोर भेज दोगे, बेंगलोर वाले उसे अप्रूव कर लेंगे, तभी एक किस्म की वो कंप्लीट एक्नॉलेजमेंट बनेगी जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल आएगी कि ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है, नेट इनकम इतनी है, टैक्स इतना है। मतलब फ्रेंड्स एक कुल मिला के एक बात बोलूं, क्योंकि क्लाइंट को तो हमें साथ के साथ एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है 1 से 2 दिन के अंदर, तो इस बार आई डोंट ई वेरीफाई वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगा। आपको साथ के साथ ई वेरीफाई करके चलनी पड़ेगी, ताकि आप क्लाइंट को नेक्स्ट डे आता है और क्लाइंट आपका कि सर मेरी आईटीआई की कॉपी दे दो, तो आप उसे दे सको। नहीं तो आप उसे आईटीआई की कॉपी दोगे उसमें डिटेल ही नहीं होगी मेंशन, तो क्या दोगे आप उसे? समझ गए हो फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप इसे सबमिट कर दोगे तो आपके एक्नॉलेजमेंट का डाउनलोड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको आईटीआई 4 समझ आ गया होगा कंप्लीट। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट लिख देना। हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक तो इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दूसरा, अगर मेरी वीडियो किसी भी काम की आई है, आपका थोड़ा सा ही फायदा कर पाई है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।